वेलकम टू स्टडी ऑफ जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट में 13 सेक्शन है और ये सारे सेक्शन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है तो उन सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस एक्ट के ओवरव्यू की, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड मतलब माइनर। अब माइनर कौन होता है? इस एक्ट के सेक्शन 4 में 3 क्लोज दिए गए हैं, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। जो क्लोज ए है वहाँ पर बताया गया है कि माइनर कौन होता है। ये कहा गया है कि माइनर वो होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है। तो बेसिकली इस एक्ट को लाने के पीछे पर्पस यही था कि जैसे कि जो चाइल्ड होता है, जो माइनर होता है, वो अपना खुद का ख्याल खुद नहीं रख सकता है, ना ही वो अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो माइनर है, जिसको सही क्या है, गलत क्या है, ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। तो इसलिए कोई और ही पर्सन चाहिए होता है जो कि माइनर की केयर कर सके, माइनर की प्रॉपर्टी की केयर कर सके या फिर इन दोनों की केयर कर सके। इस चीज़ के लिए किसी और ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात की गई है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप बिल जो कि दोनों हाउसेज में पास हो गया था, इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 अगस्त 1956 में, और 25 अगस्त 1956 से ही ये लागू होना शुरू हो गया, इन्फोर्समेंट में आ गया। तो इसकी कमेंसमेंट डेट अक्सर पूछी जाती है, जो कि है 25 अगस्त 1956। इस एक्ट में टोटल 13 सेक्शंस है और ये अप्लाई होता है पूरे इंडिया में, और ये उन हिंदूज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है जिनका डोमिसाइल इंडियन टेरिटरी में है, यानी कि कहाँ पर है? जहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड होता है। और ये एक्ट एक्सटेंड कहाँ होता है? ये एक्ट एक्सटेंड होता है पूरे इंडिया में। तो अगर कोई हिंदू इंडिया में डोमिसाइल है बट वो इंडिया के बाहर रह रहा है तो उसके ऊपर भी इस एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, और ये बात सेक्शन 1 में कही गई है। बेसिकली हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो है ये हिंदूज़ के ऊपर अप्लाई होता है। हिंदूज़ कौन होते हैं इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और इसके अलावा आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 साइलेंट है, जिस पॉइंट पर कोई बात नहीं करता है ये एक्ट, तो उस पॉइंट पर अप्लाई होगा द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो ये तो था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे सभी सेक्शंस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 में 3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताई गई है कि माइनर कौन है। क्लोज ए में बताया गया है कि माइनर वो है जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, यानी कि जो 18 साल से कम एज का है उसको हम कंसीडर करेंगे माइनर। क्लोज बी में बताया गया है कि गार्जियन कौन है। गार्जियन वो है जो कि माइनर के बॉडी की केयर रखता है, या फिर जिसके पास माइनर के प्रॉपर्टी की केयर है, या फिर जिसके पास माइनर के बॉडी की और माइनर के प्रॉपर्टी की दोनों की केयर है, उनको हम कंसीडर करेंगे गार्जियन। और गार्जियन में कौन कौन इंक्लूड होता है ये भी बताया गया है। तो गार्जियन में इंक्लूड होता है पहला नेचुरल गार्जियन, जिसके बारे में सेक्शन 6 में प्रावधान किया गया है। दूसरा टेस्टामेंट्री गार्जियन, यानी कि वो गार्जियन जो कि अपॉइंट किया जाता है माइनर के फादर या फिर माइनर के मदर के द्वारा विल करके, यानी कि जो विल से अपॉइंट होता है गार्जियन, जिसके बारे में सेक्शन 9 में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा वो भी इसमें इंक्लूडेड है गार्जियन के रूप में जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, डिक्लेयर करती है गार्जियन, जिसके संबंध में आपको सेक्शन 13 देखने को मिलेगा। और चौथा वो पर्सन जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित किसी भी इनएक्टमेंट के तहत एज अ गार्जियन एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड किया गया है, वो पर्सन भी गार्जियन माना जाएगा। और सेक्शन 4 के सी क्लोज में ये कहा गया है कि नेचुरल गार्जियन का मतलब उन गार्जियन से है जिनका जिक्र किया गया है सेक्शन 6 में। तो अब हम सीधा सेक्शन 6 डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 ये कहता है कि जो हिंदू माइनर होता है उसके बॉडी के लिए और साथ ही उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किया गया है, उस
अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में माइनर का होता है, उसको नहीं इंक्लूड किया गया। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है माइनर की, उसकी बात की गई है। तो माइनर की बॉडी और माइनर की प्रॉपर्टी दोनों के लिए कौन नेचुरल गार्जियन होंगे, ये बताया गया है सेक्शन 6 में। पहला ये कहा गया है कि अगर जो बच्चा है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, लड़का है या फिर अनमैरिड गर्ल है, लेकिन दोनों लेजिटिमेट हैं, तो इन दोनों के केस में जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो कौन होंगे, फादर होंगे। यानी कि पहले नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे फादर, इनके बाद नेक्स्ट गार्जियन मानी जाएगी मदर। लेकिन अगर जो बच्चा है वो 5 साल से कम उम्र का है, तो ऐसे केसेस में नेचुरल गार्जियन मदर मानी जाती है। और दूसरी बात ये कही गई है इस सेक्शन में कि अगर जो चाइल्ड है वो इलेजिटिमेट है, यानी कि कोई इलेजिटिमेट बॉय है या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर है, तो इस केस में जो मदर होगी वो फर्स्ट गार्जियन मानी जाएगी, यानी कि पहली प्रेफरेंस मदर को दी जाएगी, मदर मानी जाएगी नेचुरल गार्जियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे कौन, फादर। और तीसरी बात इस सेक्शन में ये कही गई है कि अगर कोई मैरिड गर्ल है, शादीशुदा लड़की है, तो उसका नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड माना जाएगा। और यहाँ पर इस सेक्शन में जिस फादर और मदर की बात की गई है उसमें स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूडेड नहीं है। और प्रोवाइजो में इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन हिंदू नहीं रहता है या फिर कंप्लीटली एंड फाइनली वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है बाय बिकमिंग हर्मिट, और या फिर मतलब सन्यासी वगैरह बन जाता है, तो इस तरीके से अगर वो वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है कंप्लीटली फाइनली, तो ऐसे पर्सन यहाँ पर माइनर के नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करने के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। इसके बाद जो सेक्शन 7 है, ये सिंपली ये याद रखो आप इसमें कि जो अडॉप्टेड सन होता है जो कि माइनर है, उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा कौन, अडॉप्टिव फादर। और उसके बाद उसकी नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी अडॉप्टिव मदर। अब यहाँ पर सेक्शन 8 में नेचुरल गार्जियंस के पास क्या क्या पावर्स होंगी ये बताया गया है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि अभी जो आगे सबसेक्शंस है ना, यहाँ पर जो प्रोविजंस किए गए हैं आगे सेक्शन 8 में, उनके अधीन रहते हुए, उनके सब्जेक्ट में रहते हुए सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि हिंदू माइनर का जो नेचुरल गार्जियन होगा उसके पास ये पावर होगी कि वो सारे एक्ट कर सकता है जो कि माइनर के बेनिफिट के लिए नेसेसरी हैं या फिर रिजनेबल हैं एंड प्रॉपर हैं। और वो सारे एक्ट कर सकता है जो कि माइनर की जो स्टेट होती है, माइनर की जो संपदा होती है, उसके बेनिफिट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसके रियलाइजेशन के लिए जो कि नेसेसरी हैं या फिर रीजनेबल हैं या फिर प्रॉपर हैं, वो सारे एक्ट नेचुरल गार्जियन हिंदू माइनर का कर सकता है। बट जो नेचुरल गार्जियन है वो किसी भी अवस्था में, किसी भी केस में माइनर को पर्सनल कोवेनेंट से बाउंड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो नेचुरल गार्जियन है वो कोर्ट की परमिशन के बिना क्या क्या नहीं करेगा। पहली चीज, वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट का ना तो मॉर्गेज करेगा, ना ही चार्ज करेगा, और ना ही सेल के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा या फिर एक्सचेंज के द्वारा या फिर किसी और तरीके से माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट का ट्रांसफर नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या नहीं करेगा, 5 साल से ज्यादा के लिए ऐसी प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं देगा, या फिर माइनर जब एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेता है उसके एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करने के 1 साल के बाद से ज्यादा के लिए ऐसी प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं देगा विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी एक्ट नेचुरल गार्जियन को करना होता है तो इसके लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट की परमिशन लेने के लिए। तो अगर वो सबसेक्शन 1 इन सबसेक्शन 2 में जो बातें कही गई हैं, जो नेचुरल गार्जियन है वो उनका कॉन्ट्रावेंशन अगर करता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ करता है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन करके, तो ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्पोजल जो किया गया है वो माइनर के इंस्टांस पर वॉइडेबल होगा या फिर माइनर के तहत क्लेम करने वाले लोगों के इंस्टांस पर वॉइडेबल होगा। यानी कि जो माइनर है वो ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है क्योंकि वो उसके इंस्टांस पर वॉइडेबल है। और सबसेक्शन 2 के तहत अगर नेचुरल गार्जियन अप्लाई करता है कोर्ट की परमिशन मांगने के लिए, तो कोर्ट
तब तक ऐसी परमिशन ग्रांट नहीं करेगा जब तक कि क्या ना हो, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी ना हो, या फिर ये चीज़ करना माइनर के एडवांटेज के लिए एविडेंट ना हो। जब तक इन दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तब तक कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करेगा नेचुरल गार्जियन को सबसेक्शन 2 के तहत। अब यहाँ पर सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जो एप्लीकेशन की जाती है ना सबसेक्शन 2 के तहत, उसके ऊपर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के प्रोविजन लगेंगे और इस एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा जो कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन 29 के तहत की जाती है। और एप्लीकेशन के संबंध में जो प्रोसीडिंग है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 4A के तहत जो प्रोसीडिंग होती है वैसी ही प्रोसीडिंग मानी जाएगी, और जो कोर्ट है वो उस प्रोसीजर को ऑब्जर्व करेगी और उन पावर को एक्सरसाइज करेगी जो कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 31 के सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में मेंशन है। और यहाँ पर सी क्लोज में ये कहा गया है कि अगर जो कोर्ट है वो परमिशन ग्रांट करने से रिफ्यूज कर देता है नेचुरल गार्जियन को सबसेक्शन 2 के तहत, तो कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट अपील लाई करेगी, अपील फाइल की जा सकेगी, ये अपीलिएबल होगा। और यहाँ पर सबसेक्शन 6 में सिंपली ये बताया गया है कि कोर्ट का मतलब क्या है। तो ये था आपका सेक्शन 8 जहाँ पर नेचुरल गार्जियन की पावर्स बताई गई हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 9 में टेस्टामेंट्री गार्जियन के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन किए गए हैं, यानी कि वो गार्जियन जिनको बाय विल अपॉइंट किया जाता है फादर और मदर के द्वारा, तो उनके बारे में बताया गया सेक्शन 9 में, और उनकी क्या पावर होंगी ये भी बताई गई है सेक्शन 9 में ही। तो सबसे पहले सेक्शन 9 में हिंदू फादर को एम्पावर किया गया है अपने लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड के लिए गार्जियन अपॉइंट करने के लिए। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो हिंदू फादर अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के नेचुरल गार्जियन के रूप में एक्ट करने के लिए एंटाइटल है, वो माइनर के पर्सन के संबंध में, माइनर के बॉडी के संबंध में, या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के संबंध में, जिसमें जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है ना किसका, माइनर का, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को छोड़कर जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसके लिए, या फिर माइनर की बॉडी और माइनर की प्रॉपर्टी दोनों के लिए क्या कर सकता है, गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। कौन, हिंदू फादर, किसके लिए, अपने माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के तहत जो अपॉइंटमेंट किया गया है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर जो फादर है वो मदर से पहले ही मर गया। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया ना गार्जियन का, वो इफेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर जो मदर है वो बिना विल के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किए मर जाती है, तो इस सिचुएशन में गार्जियन का जो अपॉइंटमेंट सबसेक्शन 1 के तहत किया गया था वो रिवाइव हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है, पहली सिचुएशन तो ये दी गई है कि अगर जो फादर है वो मर गया है तो अब जो मदर है वो विडो बन गई है, तो हिंदू विडो हम उसको कहेंगे। तो जो हिंदू विडो है, तो जैसा कि जो माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड होता है एज पर सेक्शन 6 उसका नेचुरल गार्जियन हम फादर को मानते हैं, लेकिन अगर फादर नहीं है तो तब किसको मानेंगे, मदर को मानेंगे। तो अब हिंदू विडो जो है वो एज अ नेचुरल गार्जियन अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए एक्ट करने के लिए एंटाइटल होगी। तो उसकी बात यहाँ पर सबसेक्शन 3 में कही गई है कि वो भी क्या कर सकती है, बाय विल गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी कही गई है यहाँ पे कि जो हिंदू मदर है वो भी क्या कर सकती है, अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए बाय विल गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। कब, जब जो माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन का फादर है वो एज अ नेचुरल गार्जियन एक्ट करने से डिसएंटाइटल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हिंदू मदर क्या कर सकती है, बाय विल गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। और कब जो फादर है वो डिसएंटाइटल हो सकता है एज अ नेचुरल गार्जियन एक्ट करने से, या तो वो हिंदू नहीं रहा या फिर उसने क्या कर दिया, कंप्लीटली एंड फाइनली वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, सन्यासी वगैरह बन गया। तो इस सिचुएशन में नेचुरल गार्जियन के रूप में एक्ट करने के लिए एंटाइटल हो जाएगी हिंदू मदर। और फिर जैसे कि वो नेचुरल गार्जियन के रूप में एक्ट करने के लिए एंटाइटल हो जाएगी तो वो बाय विल
अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए गार्जियन भी अपॉइंट कर सकती है। और जो गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा वो या तो माइनर के पर्सन के लिए अपॉइंट किया जाएगा या फिर माइनर के प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किया जाएगा या फिर इन दोनों के लिए अपॉइंट किया जा सकेगा। बट यहाँ पर जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उसके लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा गार्जियन। अभी तक तो हमने बात की माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड की, कि इनके संबंध में कब इनके जो नेचुरल गार्जियन है वो क्या कर सकते हैं, बाय विल गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की, तो जैसा कि जो माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं एज पर सेक्शन 6 उनकी नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करने के लिए मदर एंटाइटल होती है। तो यहाँ पर सबसेक्शन 4 के तहत जो हिंदू मदर है, जैसे कि वो अपने इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन के लिए एज अ नेचुरल गार्जियन एक्ट करने के लिए एंटाइटल होती है, तो वो भी क्या कर सकती है, वो भी बाय विल माइनर के पर्सन के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए या फिर दोनों के लिए क्या कर सकती है, गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जैसे कि ये बात सभी को पता है कि जो विल होती है वो जिस व्यक्ति ने की है उसके मरने के बाद इफेक्ट में आती है। तो विल के तहत जैसे कि गार्जियन को अगर मदर ने अपॉइंट किया है या फिर फादर ने अपॉइंट किया है, तो जब वो मर जाएंगे उसके बाद से ही जिस पर्सन को एज अ गार्जियन एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया है वो माइनर के गार्जियन के रूप में एक्ट करेगा और वो उन सभी राइट्स को एक्सरसाइज करेगा जो इस एक्ट के तहत नेचुरल गार्जियन के होते हैं, उस एक्सटेंड तक और उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए जो कि एक्ट में स्पेसिफाई किए गए हैं या फिर विल में स्पेसिफाई किए गए हैं। अब यहाँ पर सबसेक्शन 6 में यह कहा गया है अगर जिस माइनर के लिए बाय विल गार्जियन अपॉइंट किया गया है वो गर्ल है, वो लड़की है, तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी शादी होते ही जो वो गार्जियन अपॉइंट किया गया था ना बाय विल, वो अब उसका गार्जियन नहीं रहेगा। क्योंकि सेक्शन 6 में जो सी क्लॉज दिया गया है वहां पर ये कहा गया है कि जो मैरिड गर्ल होती हैं, जो हिंदू मैरिड गर्ल होती हैं, उनका नेचुरल गार्जियन कौन होता है, उनका नेचुरल गार्जियन होता है उनका हस्बैंड। तो ये था सेक्शन 9 जहां पर टेस्टामेंट्री गार्जियन के अपॉइंटमेंट एंड पावर्स वगैरह बताए गए थे। अब यहाँ पर सेक्शन 10 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 में सिंपली ये कहा गया है कि जो माइनर होता है वो किसी और माइनर की प्रॉपर्टी के लिए एज अ गार्जियन एक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट होता है। यानी कि वो खुद ही माइनर है तो वो किसी और माइनर की प्रॉपर्टी के लिए एज अ गार्जियन कैसे एक्ट कर सकता है, इस चीज के लिए वो इनकॉम्पिटेंट है, ये कहा गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 ये कहता है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद से कोई भी पर्सन सिर्फ इस वजह से कि वो माइनर का डिफेक्टो गार्जियन है, सिर्फ इस वजह से वो हिंदू माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए और ना ही उसके साथ डील करने के लिए एंटाइटल होगा, सिर्फ इस वजह से कि भाई वो माइनर का डिफेक्टो गार्जियन है। जो ये आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है ये डिफेक्टो गार्जियन के कॉन्सेप्ट को अबॉलिश करता है। और अब अगर हम बात करें सेक्शन 12 की तो सेक्शन 12 में सिंपली ये कहा गया है कि जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है माइनर का, उसमें जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये बात सेक्शन 12 में कही गई है। बट प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि जो बात यहाँ पर सेक्शन 12 में अभी हमने डिस्कस की है ये बात हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है इस मामले में उसको इफेक्ट नहीं करेगी। यानी ये कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट है वो माइनर का जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसके लिए भी गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। अगर ये चीज़ करना माइनर के वेलफेयर में है तो तब हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है। एंड एट द एंड सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 13 ये कहता है कि जब कोर्ट हिंदू माइनर के लिए बाय डिक्लेरेशन गार्जियन का अपॉइंटमेंट करती है तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो माइनर के वेलफेयर को कंसीडर करेगी। जो माइनर का वेलफेयर है ये पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोर्ट का ओपिनियन ये है कि जो गार्जियनशिप है वो माइनर के वेलफेयर के लिए नहीं है तो इस सिचुएशन में कोई भी पर्सन
इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत या फिर गार्जियनशिप से रिलेटेड अगर कोई और लॉ है तो उसके प्रोविजंस के तहत भी गार्जियनशिप के लिए एंटाइटल नहीं होगा। वो भी तब जब कोर्ट की ओपिनियन में जो गार्जियनशिप है वो माइनर के वेलफेयर के लिए नहीं है। यानी कि सेक्शन 13 सिंपल सी बात ये कहता है कि जब गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है हिंदू माइनर के लिए तो जो कोर्ट है वो कंसीडर करेगी माइनर का वेलफेयर। माइनर का वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन माना जाएगा सेक्शन 13 के तहत। इतनी सी बात कही गई है। सो गाइस, ये था आपका द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हरियाणा प्रिलिमिनरी जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए हमने टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार की है। अगर आप लोगों को खरीदनी है तो उन्हें खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे IPC, CPC एंड एविडेंस के PDF नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको वो खरीदने हैं तो उनको खरीदने के लिए भी आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।